सोम्या की शादी को 20 दिन रह गए थे। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि सोम्या की शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ हो रही थी, जिससे कि वो बहुत ही प्यार करती थी। और लड़का मनीष भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। सोम्या शादी की शॉपिंग हमेशा माँ के साथ ही करने के लिए चाहती थी। आपको तो पता ही होगा कि जिस घर में शादी होती है वहां 1-2 महीने पहले ही नहीं बल्कि 6 महीने पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो तो एक एक सामान को बहुत ही नाप तोल कर खरीदा जाता है। और यही सोम्या के साथ भी हो रहा था। माँ हमेशा शादी का सामान बहुत ही अच्छे से देख परख कर लेती थी। सोम्या भी शादी की शॉपिंग में रोज कई बार मार्केट का चक्कर लगा लेती थी। और अब मार्केट का चक्कर लगा लगा कर वो काफी थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा था। ऐसी कड़ी धूप में शॉपिंग के लिए निकल तो गई, लेकिन आज न जाने उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका जी भी मचल रहा था और उसे बार बार चक्कर भी आ रहे थे। और फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तब सोम्या की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। माँ को भी ऐसा लगा था शायद गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ रहा है, या फिर हो सकता है शादी की ज्यादा भागदौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने सोम्या का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए। फिर अगले दिन जब सोम्या माँ के साथ अस्पताल में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए गई तो रिपोर्ट को देखते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसे ऐसा लगा जैसे कि जरूर ही डॉक्टर को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। माँ का तो ऐसा हाल हो गया था वह कुछ कह ही ना सके। बस माँ आंखें फाड़ फाड़ कर उस रिपोर्ट को देख रही थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि बिना कुछ किए ही ऐसा कैसे हो सकता था। मैं तो माँ से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बहुत ही मुश्किल से और भारी कदमों से माँ के साथ चुपचाप घर पहुंची। रास्ते में माँ ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हम दोनों घर पहुंचे माँ जोर जोर से रोने लगी और मुझे कहने लगी, सोम्या यह क्या कर दिया तुमने, और ये किसका पाप तुम्हारी कोख में पड़ रहा है। मैं माँ को क्या जवाब देती, जबकि मुझे खुद भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिर में से किस पर शक करती। इस घर में माँ और मेरे अलावा और कोई रहता भी तो नहीं था। माँ की बातों को सुनकर सोम्या ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गई। बेचारी सोम्या अपनी माँ को क्या जवाब देती, जबकि वह खुद इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक सोम्या पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। सोम्या की माँ के कहने पे डॉक्टर ने उनका 3-4 बार टेस्ट किया और हर बार रिपोर्ट में यही लिखा हुआ था कि सोम्या प्रेग्नेंट है। बार बार एक ही रिपोर्ट आने के बाद तो सोम्या इस बात को झुठला नहीं सकती थी, वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उसके साथ ये सब किसने किया था और कब किया था। और अगर सोम्या के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ था फिर इस बात की खबर उसे कैसे नहीं हुई थी। सोम्या की माँ सोम्या को कोस रही थी, तब वह रोते हुए कहने लगी, माँ आपकी कसम, माँ मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कब और कैसे हुआ और किसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन सोम्या की माँ ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहने लगी, सोम्या इतना सफेद झूठ भी मत बोलो, और तुम किसी भी को बनाने की कोशिश कर रही हो। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं जो कि तुम्हारी सहमति के बिना और तुम्हारी जानकारी के बिना हो जाए और तुम्हें इसके बारे में पता भी ना चले। सोम्या अपनी माँ को भरोसा दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन सोम्या की माँ सोम्या को एक दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई जो उनकी जान पहचान की थी। उस डॉक्टर को विश्वास में लेकर सोम्या की माँ कहने लगी, डॉक्टर साहब अगर आप मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दे तो आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। तो डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी कि प्रेगनेंसी के अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी बेटी का पूरा चेकअप किया। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया तो सोम्या की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर सोम्या की माँ बहुत ही चिंतित हो गई। शादी का समय नजदीक आ रहा था। सोम्या जानती थी कल उसके होने वाले पति को यह बात पता चल गया वह उसे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। दुनिया भर में उसकी बदनामी हो इससे पहले खुद ही शादी से इनकार कर देगी। इसलिए सोम्या ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं कर सकती। सोम्या की बात सुनकर माँ कहने लगी,
लेकिन बेटा अब तो शादी में सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं, मैं तेरे ससुराल वालों को इस इनकार की क्या वजह बताऊंगी। सौम्या कहने लगी, लेकिन माँ शादी के बाद तो सच्चाई सभी को पता चल ही जाएगी कि उसके बाद वह लोग सच्चाई जानने के बाद मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे, तो इससे तो अच्छा यह है कि मैं शादी ही ना करूं। फिर माँ ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन हम उन लोगों से कहेंगे क्या, हमारे पास इनकार करने का कोई ठोस कारण भी तो नहीं है। सौम्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि सौम्या के साथ जिसने भी एक घिनौना काम किया था फिलहाल तो वह सौम्या की नजरों से छिपा हुआ था। सौम्या दुनिया भर में अपनी और अपनी माँ की बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मन ही मन में एक फैसला लिया और फिर रातों रात अपना सारा सामान लेकर वह दूसरे शहर में रहने चली गई, जहां पर कि उसे और उसकी माँ को कोई भी नहीं जानता था। पहले तो सौम्या की माँ ने उसे बहुत ही मना किया कि हमें इस तरह से घबराकर अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सौम्या अपनी जिद पर अड़ी रही। वह एक ही बात कहती रही कि बिना मेरे कसूर के कोई मुझे और आपको यूं बदनाम करे यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और फिर आखिर बेटी के सामने माँ को झुकना ही पड़ा, क्योंकि सौम्या की खुशी में ही उसकी माँ की खुशी थी। सौम्या अपनी माँ को लेकर मुंबई चली आई। उसने इंटीरियर डिजाइनर में डिप्लोमा किया हुआ था, इसलिए उसे जल्द ही एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। सौम्या की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वह सौम्या के साथ ही पहले वाले कंपनी में काम करता था। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर धीरे धीरे बात शादी तक आ पहुंची थी। मनीष का परिवार भी बहुत ही छोटा था, उसके घर में उसके पापा माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। इसलिए जब सौम्या ने मनीष के बारे में अपनी माँ को बताया, उन्होंने भी इस रिश्ते पर कोई भी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा और संस्कारी नौजवान था। उसकी जॉब भी अच्छी थी, जिससे कि वह अच्छा खासा कमा लेता था। मनीष के परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे और वह अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि मनीष और सौम्या दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसलिए सौम्या की माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह मनीष और सौम्या का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर पता नहीं सौम्या के साथ ऐसा कब हो गया कि किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और सौम्या को इस बात का पता तक नहीं चला। सौम्या की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया था जिससे कि उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। लाख कोशिश करने के बाद भी सौम्या को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ कब और क्यों हुआ। जिस रात को सौम्या और उसकी माँ अपना घर छोड़कर निकली थी, उसके दूसरे ही दिन मनीष ने कई बार सौम्या को कॉल किया। शायद मनीष सौम्या के घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन सौम्या उसे क्या बताती, क्योंकि वह चाहती थी कि सच्चाई जानने के बाद मनीष उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सौम्या ने अपना फोन नंबर ही बदल लिया और पुराना सिम तोड़कर फेंक दिया। वह दिल ही दिल में खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। एक पल तो उसके मन में आया वह मनीष को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वह खामोश हो गई, क्योंकि एक बार मनीष ने बातों ही बातों में कह दिया था वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा और बेवफाई कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौम्या बेवफा तो नहीं थी, लेकिन ना जाने कैसे उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया था। मुंबई आकर उसने लोगों को बताया वह शादीशुदा है, उसका पति विदेश में रहता है। यह झूठ बोलने के अलावा सौम्या के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह तो खुद ही सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी कि ना जाने किसका पाप उसके पेट में पल रहा है। और अब तो दिन पर दिन उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी, भगवान से विनती करते रहती थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। सौम्या की तबीयत बिगड़ने के कारण यह भी था, इस घटना के बाद उसके साथ उसकी माँ ठीक से बात तक नहीं करती थी। सौम्या जब 3 साल की थी तब उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे। तब से उसकी माँ ने उसे बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था।
सौम्या बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। वही चमकदार आंखें, लंबे सुनहरे बाल, गोरा रंग। देखने वाला जब सौम्या को देखता तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता था। सौम्या की माँ कई बार सौम्या को समझाती थी कि जमाना बहुत ही खराब है, ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो तुम्हें लेकर हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं कोई नीच नीच ना हो जाए। माँ की चिंता को देखकर सौम्या कहती, माँ आप अपनी बेटी को इतना कमजोर मत समझिए। अगर कोई भी आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, मैं उसकी दोनों आंखें निकालकर उसके हाथों में रख दूंगी। लेकिन सौम्या को कहाँ पता था कि अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आ जाएगा जिसके कारण उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई आकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करके चला भी गया और उसे पता भी ना चला कि वह कौन था। कैसे कठिन परीक्षा ले रही थी उसकी जिंदगी। लेकिन फिर किसी तरह से यह समय भी गुजर जाता है और वह समय भी आ जाता है जब सौम्या को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। बढ़ते समय के साथ साथ सौम्या उस पेट में पल रहे बच्चे के साथ नफरत करने लगी थी। उसके पेट में पलने वाला बच्चा वह किस दर्द से पैदा कर रही थी, वह तो सिर्फ वही ही जानती थी, क्योंकि औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है जिसका पैदा होने से पहले ही वह उसे नफरत करती हो। सौम्या भी अपने पेट में पल रहे बच्चे से नफरत करने लगी थी, जिसने सौम्या की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी थी। इसलिए उसने सोच लिया था वह इस बच्चे को पैदा होते ही उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएगी। पूरा एक दिन दर्द सहने के बाद सौम्या ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे की शक्ल देखते ही सौम्या के होश उड़ गए थे। अपने बेटे के हाथ पर काला निशान देखकर तो सौम्या के सिर पर आसमान ही गिर पड़ा था, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल तो। यह उन दिनों की बात है जब सौम्या अपने ऑफिस की टीम के साथ कंपनी के काम से शिमला गई थी। वहीं पर उन लोगों को कंपनी को एक नई होटल के इंटीरियर का बहुत बड़ा काम मिला था, तो उस कंपनी ने अपने बेस्ट टीम को यह काम सौंपा था और उस टीम में सौम्या और मनीष भी थे। सौम्या अपने टीम के साथ नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी, इसलिए वो अपनी माँ के बीमारी के कारण एक दिन के बाद शिमला पहुंची थी। सौम्या के बॉस ने पहले से ही पूरे टीम के लिए बहुत बड़े होटल में कमरा बुक कर लिया था। कंपनी की टीम के चले जाने के बाद दूसरे दिन जब सौम्या शिमला पहुंची तो वह उस दिन बहुत ही अधिक बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कई दिनों तक सौम्या और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन बहुत ही ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और अधिक बर्फ गिरने के कारण सारे रास्ते बंद हो गए थे। शिमला आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसों का शिकार हो गई थी। सारी गाड़ियां तो रास्ते में बर्फ के फिसले की वजह से वहीं पर फंस गई थी। कुछ लोगों ने तो वहीं गाड़ियों में दबी दबी ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जान हादसों ने देश के हर शख्स के दिल को दहला दिया था। वहीं होटल के मालिक ने अपने होटल के कमरे का दाम डबल कर दिए थे। उन दिनों शिमला में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी कांप रहे थे। उन दिनों होटल में ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपया देने को भी तैयार थे। कई लोगों ने तो इंसानियत के नाते लोगों को अपने ही कमरे में रहने के लिए दे दिया था। लेकिन सौम्या नहीं जानती थी कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। एक रात जब सौम्या अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी वजह से सौम्या की आंखें खुल गई थी। ठंड के मारे वो अपनी रजाई से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सौम्या ने अपने सामने इस होटल के एक नौकर को खड़ा पाया। वह नौकर सौम्या से कहने लगा, मैडम, एक बाप अपनी बेटी को लेकर बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पहुंचा है और उसकी बेटी बहुत ही बीमार है। इस वक्त इस होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप एक रात उन्हें अपने कमरे में सहारा दे देंगे तो आपका उनकी बेटी पर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो सौम्या सोच में पड़ गई कि वह क्या करे और क्या ना करे, लेकिन फिर इंसानियत के नाते सौम्या ने बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद तकरीबन 30 साल का एक आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए हुए सौम्या के सामने खड़ा था। वह आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन सौम्या पर नजर पड़ते ही वह आदमी सौम्या को एकटक देखता ही रह गया। फिर उस आदमी ने अपनी बेटी को तुरंत बेड पर लेटा दिया, उसे रजाई से ढक दिया। वह बच्ची पूरी तरह से कांप रही थी, मगर अब रजाई की गर्मी से थोड़ी शांत दिख रही थी। उस आदमी ने एक मोटी जैकेट पहन रखा था। अपनी बच्ची को बेड पर लेटाकर वह सौम्या को एहसान भरी नजरों से देखने लगा
और कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर आप मुझ पर यह एहसान ना करती तो इस कपकपाती सर्दी में मेरी बच्ची का ना जाने क्या हाल हो जाता। सोम्या ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया था। वह आदमी कहने लगा, अब आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर वह आदमी कमरे से बाहर चला गया और अब सोम्या ने उसकी बेटी को और भी अच्छी तरह से रजाई से लपेट दिया और खुद भी जाकर बच्ची के बगल में लेट गई। वह बच्ची पूरी तरह से नींद में थी। रजाई की गर्मी पाकर कुछ ही देर में उस बच्ची की कंपन खत्म हो गई थी। वह गहरी नींद में सो गई थी। पूरी रात बर्फबारी चलती रही और सुबह भी यही सिलसिला जारी रहा। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नलों में पानी भी जम गया था। सुबह होने के बाद कुछ ही देर में जब बच्ची की नींद खुलती है तो अपने पास वह सोम्या को देखकर घबराने लगती है और कहती है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन सोम्या को तो पता ही नहीं था कि इस वक्त उसके पापा कहाँ पर थे। वह तो उस आदमी का नंबर लेना भी भूल गई थी। सोम्या ने बच्ची को बहुत ही समझाया कि उसके पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन बच्ची पापा पापा की रट लगाए हुए सिर्फ रोई जा रही थी। सोम्या कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आकर उस बच्ची के पापा को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिला। सोम्या हद से ज्यादा परेशान हो गई और इधर बच्ची बस लगातार रोए जा रही थी। वह तो चुप होने का नाम भी नहीं ले रही थी। सोम्या ने बड़ी ही मुश्किल से बच्ची को चुप कराया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया। उस बच्ची को बहला फुसला कर खिलाया। अब तो दोपहर हो चुकी थी, अभी तक बच्ची के पापा नहीं आए थे। सोम्या ने होटल के मैनेजर से उस बच्चे के पापा के बारे में पूछा। मैनेजर कहने लगा, रात में तो यहीं पर सो रहा था, परंतु पता नहीं सुबह होते ही कहाँ चला गया। और अब तो सोम्या को चिंता होने लगी, वो बच्ची को क्या जवाब देगी और उसे कैसे शांत कर पाएगी, क्योंकि वह बच्ची तो लगातार अपने पापा के लिए रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से सोम्या ने उस बच्ची को दोपहर का खाना भी खिलाया और फिर उसके साथ बातें करने लगी। फिर शाम के वक्त जब बच्ची के पापा होटल लौटे तो सोम्या का गुस्सा के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची की जान में जान आ गई और वह दौड़कर अपने पापा के गले लग गई थी। सोम्या ने अपने दिन भर का गुस्सा जताते हुए उस आदमी से कहा, आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ आपकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और आप है कि होटल से गायब ही हो गए थे। सोम्या की बात सुनकर वह आदमी शर्मिंदा हो गया। अपनी नजरें नीचे करके कहने लगा, जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी है और एक दो टीम को यहाँ के लोगों की मदद की जरूरत है, इसलिए मैं वहां चला गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच भी गए हैं। यह सुनकर सोम्या अपने किए गए गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी, यह आदमी तो एक अच्छा काम करके आया है। यह लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार उस पर इतना बरस पड़ी। फिर उस आदमी ने कहा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। आपको मेरी वजह से बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ होता है मैं अपनी बेटी को लेकर तुरंत ही वापस चला जाऊंगा। मुश्किल समय में हम देशवासी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। आपने भलाई का जो काम किया है उसके सामने मेरी मदद कुछ भी नहीं है। उसने पूरी शाम सोम्या के कमरे में ही बिताया। किसी तरह समय गुजारना था, इसलिए सोम्या और वह आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे थे। तभी बातों ही बातों में उस आदमी ने अपना नाम रवि बताया। वह कहने लगा, वह अपनी बेटी के साथ जयपुर में अकेला ही रहता है। रवि की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी माँ की तस्वीर भी नहीं दिखाई थी। पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदार ने रवि को दूसरी शादी के लिए बहुत ही समझाया, लेकिन वह दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार करेगी तो उसकी बेटी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। आगे उसने बताया, वह अपनी नौकरी के चलते अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली थी, इसलिए वह अपनी बेटी को घुमाने के लिए यहाँ शिमला लेकर आया था।
लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से उसकी गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई और ठंड के मारे मेरी बेटी बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ तक पहुंचा था। बातों ही बातों में कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही रवि कमरे से बाहर निकल गया। तूफानी बर्फबारी की वजह से फोन के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे। तभी सौम्या ने अपना फोन में देखा तो माँ का मैसेज और मिस कॉल आया हुआ था। मनीष ने मैसेज करके सौम्या को बताया था। उसकी माँ उसे लेकर बहुत ही परेशान थी और उससे बात करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी माँ को यहाँ के हालात के बारे में पता चल गया था। मनीष ने मैसेज में यह भी लिखा था कि वह अपनी माँ से जरूरी बात कर ले, क्योंकि वह उसे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। फोन में नेटवर्क न मिलने की वजह से सौम्या को अपनी माँ से फोन पर बातें ही नहीं हो पा रही थी। रवि की बेटी को सुलाकर सौम्या ने अपनी खिड़की से पर्दा हटाया कि शायद फोन में नेटवर्क आ जाए तो अपनी माँ को फोन करके अपना हालचाल बता सके। लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। सौम्या ने खिड़की के बाहर नजर डाली तो होटल से कुछ ही दूर लोग अपने अपने फोन पर बातें कर रहे थे। सौम्या ने सोचा, हो सकता है वहां पर नेटवर्क मिल रहा हो तो वह भी वहां जाकर अपनी माँ से थोड़ी सी बातें कर ले और अपना हालचाल भी बता दे, ताकि उसकी माँ को दिल को सुकून मिल जाए और वह भी रात को थोड़ी चैन से सो पाए। यही सब सोचते हुए सौम्या ने अपनी गर्म शॉल उठाई और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के शायद 10 बज रहे थे। होटल के चारों सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग सोए पड़े थे। सौम्या जब होटल से बाहर निकल रही थी तो उसने देखा कि बहुत से लोग रिसेप्शन के एरिया में भी बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे। उस बच्चे के पापा भी शामिल थे। उसने एक नजर रवि पर डाली और होटल से बाहर निकल गई। सौम्या तो कुछ भी करके बस अपनी माँ से एक बार बात करना चाहती थी। होटल के बाहर कदम रखते ही सौम्या देखती है कि बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। उसने अपना मोबाइल ऑन किया, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद 1 मील की दूरी पर अभी भी कुछ लोग मोबाइल पर बातें कर रहे थे, इसलिए सौम्या भी उसी तरह जाने लगी। उस तरफ जाते हुए बार बार अपने मोबाइल को भी देख रही थी। अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वह भी वहीं पर रुककर अपनी माँ से 2 बातें कर ले और फिर जल्दी से ही अपने होटल में लौट जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही वो बर्फ पर चल पा रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद सौम्या उस जगह पर पहुंची जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। सौम्या ने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया। उसकी माँ ने सौम्या के लिए अपना फिक्र जताते हुए कहा, तुम कैसी हो बेटा, और इस वक्त तुम्हें कहाँ से बात कर रही हो। सौम्या ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी सिर्फ इतना ही बताया कि माँ मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करें। यहाँ नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई। सौम्या अपनी माँ से बातें कर रही थी, तभी अचानक से बर्फबारी होने लगी और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। सौम्या को ऐसा लगा जैसे बर्फ के गोले उसके सिर पर गिरने लगे हैं। इसलिए उसने माँ से कहा, माँ ठीक है मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि बर्फबारी बहुत ही तेज होने लगी है और अब मुझे होटल भी वापस जाना है। सौम्या ने अपना फोन जल्दी से कट किया और फिर जल्दी जल्दी होटल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तेज बर्फबारी के कारण उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। उसमें तो अब चला भी नहीं जा रहा था और तो और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। फिर भी वह जल्दी से जल्दी अपने होटल के कमरे तक पहुंच जाना चाहती थी। लेकिन फिर अचानक तभी सौम्या का एक पैर एक जगह बर्फ में जाकर फंस गया। सौम्या ने अपने पांव को बर्फ से निकालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन पैर निकल ही नहीं रहे थे। फिर ज्यादा ठंड लगने की वजह से सौम्या वहीं बर्फ पर मुंह के बल गिर पड़ी। बर्फबारी तेजी से बढ़ने लगी, जिस कारण से उसकी आंखें बंद होने लगी और उसके हाथ पांव काम करना बंद कर दिए। सौम्या ने उस बर्फ से अपने पैर बाहर निकालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह सफल ना हो पाई। उसे अब दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बार बार उठने की कोशिश करती, लेकिन हर बार मुंह के बल गिर जाती थी। आसपास के लोग फोन पर बातें कर रहे थे और जल्दी जल्दी अपने अपने होटल पे वापस भी जा रहे थे। किसी की नजर भी सौम्या पर नहीं पड़ी और अब तो सौम्या को आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। सिर्फ वही अकेले वहां बर्फ में फंसी थी। अब उसको अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था।
सोम्या के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और दर्द के मारे वह तड़प रही थी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया। वह बच्ची उसके पास बैठी थी और उसको अपने हाथों से सोम्या के हाथों को सहला रही थी। उस बच्ची का बाप भी सामने सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सोम्या को होश में आता देख वह बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी। पापा पापा देखो, आंटी उठ गई। अपनी बेटी की बातें सुनकर वह आदमी एकदम से चौंक उठा। शायद वह किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी वो सोम्या के पास आ गया और कहने लगा, मैंने आपको होटल के बाहर जाते हुए देख लिया था। मुझे लगा जैसे आप किसी काम से बाहर गई हैं, लेकिन बहुत देर तक जब आप वापस नहीं आई तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी ही देर दूरी पर आप मुझे वहीं बेहोश नजर आए। आप अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया था। इतना कहकर वह खामोश हो गया, लेकिन सोम्या ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, रवि आज तुमने मेरी जान बचा ली। परंतु सोम्या को यह नहीं पता था इस दौरान उसके साथ क्या हुआ था। पूरे 24 घंटे बाद उसे होश आया था। अपने गुजरे हुए पलों से बाहर निकलने के बाद सोम्या अस्पताल में बैठे अपने बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नए नक्श बिल्कुल उस बच्चे और उस बच्ची के बाप के जैसे थे। यह बच्चा उस रवि का ही था। उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह था, उस बच्चे के हाथ पर भी एक बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो उस बच्ची के हाथों पर और रवि के हाथों पर था। इन सब का यही मतलब था कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि रवि था, जिसने उस रात सोम्या के साथ वह घिनौना काम किया था। लेकिन उस वक्त सोम्या इस बात को लेकर बिल्कुल बेखबर थी। उसे रवि को देखकर एक बार फिर शक नहीं हुआ कि उस रात रवि ने उसके साथ क्या किया था। लेकिन उस दिन जब सोम्या को होश आया था, रवि सोम्या से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद इसलिए वह सोम्या से बार बार अपनी गलती का माफी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। और सोम्या तो यह समझ रही थी उसे बचाने के लिए रवि ने बिना इजाजत के उसे छुआ था, इसलिए वह ऐसी बातें बोल रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए। रवि भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था और कंपनी का काम खत्म होते ही सोम्या अपने घर वापस लौट आई थी। शिमला से वापस आने के बाद अब सोम्या खुशी खुशी अपने और मनीष की शादी की तैयारियां में लग गई थी। अपनी बीती हुई सारी बातों को याद करके और उस बच्चे को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, वो कैसा एहसान फरामोश इंसान था। उसने उसके बच्चे को अपने कमरे में रहने दिया, उसके बच्चे की देखभाल की, उसने उसके बेहोशी का इस तरह से गलत फायदा उठाया। वह सोचने लगी, इससे तो अच्छा होता कि वह मुझे मर जाने देता, क्योंकि अब जो जिंदगी वह जी रही थी वह तो उसके लिए मौत से भी बदतर थी। अस्पताल से सोम्या को घर को आई, उसने माँ को सारी हकीकत बता दी। उसने यह भी कह दिया अब उसने अपनी इस जिंदगी से समझौता कर लिया है। फिर डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही सोम्या ने अपने बच्चे को अपनी माँ को सौंप दिया और खुद फिर से नौकरी करने लगी थी। सोम्या अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ पाई, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें इस मासूम बच्चे का कोई भी कसूर नहीं था। और कुछ भी हो, थी तो सोम्या एक माँ जिसने 9 महीने तक अपने बच्चों को अपने कोख में रखा, अपने खून से सींचा था। इसलिए अपने बच्चे को खुद से जुदा ना कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए जॉब करना बहुत जरूरी था। इसलिए अपने जिगर के टुकड़ों को अपने माँ के हवाले करके वह जॉब करने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन सोम्या को यह नहीं पता था कि तकदीर एक बार फिर से रवि को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। उस दिन जब वह काम से घर वापस लौटी तो सामने उसने रवि को अपनी माँ के साथ बैठे देखा। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। रवि ने अपनी हालत देवदास जैसी बना ली थी। उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई थी। सोम्या को देखते ही रवि खड़ा हो गया और किसी अपराधी की तरह नजरें झुकाए हुए नीचे जमीन की तरफ देखने लगा। लेकिन सोम्या तो रवि की तरफ नफरत भरी निगाहें से देख रही थी। फिर इससे पहले कि सोम्या कुछ कहती, रवि की बेटी सोम्या को मम्मी मम्मी कहकर उसके पास जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी, मम्मी आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप न जाने कहाँ खो गई थी।
अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना मम्मी? सौम्या ने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रवि की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। तब तक सौम्या की माँ उसके पास आ गई और कहने लगी, सौम्या बेटा, रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो कब से तुम्हारी तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है। यह सुनते सौम्या का गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच गया और गुस्से के मारे रवि से कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया? और अब तुम्हें जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। जब सौम्या रवि से यह सब कह रही थी तो रवि की आंखों से आंसू निकलकर उसके नन्हे बच्चे के पैरों पर जा गिरा था। सौम्या अपनी भड़ास निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया। कहा, सौम्या बेटा, एक बार रवि की बात तो सुन लो। सौम्या कहने लगी, माँ, इसने मुझे धोखा दिया और मैं इस धोखेबाज इंसान से कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। इसने अपनी बेटी का सहारा लिया था और आज भी अपनी बेटी के सहारे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तभी उसकी बच्ची अचानक मुझे मम्मी कहने लगी है। यह सब इसी इंसान का सिखाया हुआ था। तभी रवि की बेटी सौम्या के पास आई और कहने लगी, मम्मी, पापा पर गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी रवि अपनी बेटी को सौम्या से दूर करने गया तो रवि के हाथ से एक तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर सौम्या के पैरों तले जमीन फिसल गई थी। सौम्या ने उस तस्वीर को जमीन से उठाया और बड़ी गौर से उस तस्वीर की तरफ देखने लगी और फिर रवि की तरफ देखने लगी। तब रवि ने कहा, इतना हैरान मत हो, यह तस्वीर आपकी नहीं है, यह तस्वीर मेरी पत्नी संगीता की है। मेरी और संगीता की लव मैरिज हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब मैं तो अपनी संगीता के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन संगीता ने उस समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं चाहकर भी उसके साथ मर नहीं सकता था और उसकी वजह थी मेरी यह बेटी। संगीता मुझसे वादा लेकर गई थी, मैं हमारी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ सौम्या जी, उस दिन जो कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिस हालत में मैं आपको कमरे में लेकर आया था, आपका पूरा शरीर ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी जिंदगी बचाने को मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आप अपनी जान गंवा देती और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह आपका चेहरा, जो मेरी कमजोरी बन गई थी। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने वाले को, अपनी संगीता की हुबहू को फिर से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था। अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो यह गुनाह कभी नहीं करता। सौम्या जी, जो कदम मैंने उठाया था वह मेरी मर्जी की नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत ही देर तक आपके हाथों को अपने हाथों से मलता रहा, आपके पैरों पर अपना हाथ रगड़कर आपके शरीर में गर्मी लाने की कोशिश की। लेकिन जब सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद भी आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं हुई, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरा यकीन कीजिए, जब मैंने आपके शरीर से कपड़े अलग किए थे उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत विचार नहीं था। मैं तो बस आपको अपनी शरीर की गर्मी देकर आपकी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं वह कौन सा कमजोर पल था कि आपको अपने शरीर की गर्मी देते वक्त आपके चेहरे में मुझे मेरी पत्नी संगीता नजर आने लगी और फिर वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह आपको होश आया तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नजरें मिला सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। मेरे घर लौटने के बाद भी मेरा यह अपराध मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था, लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो पता चला कि आप वहां पर नहीं रहती
और मुझे यह पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही शहर छोड़कर निकल गई थी। आपके शहर छोड़ने वाली बात ने मेरे मन में एक डर पैदा कर दिया कि उस रात की वजह से जरूर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मुश्किल आया होगा और इसलिए आपको वह शहर छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी और फिर एक दिन मैंने आपको अपने दोस्त के ऑफिस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त के ऑफिस से आपका एड्रेस लिया और जब मैं यहाँ पहुंचा आपकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ मैं आपका मुजरिम हूँ, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि मैं गलत था, बेशक आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती है, मैं उफ तक नहीं करूंगा। यह कहते वक्त रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर आंसू की कुछ बूंदे सौम्या के पैर पे जाकर गिरा। रवि सौम्या के पैर में बैठ गया था, उससे माफी मांगने लगा था, कहने लगा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी में गुजरे हुए तकलीफों को तो बदल नहीं सकता, लेकिन मैं वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपके आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। सौम्या जी, मुझे मेरी गलती सुधारने का बस एक मौका दे दीजिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपने किए हुए गुनाहों का भरपाई करना चाहता हूँ। यह कहकर रवि सौम्या के पैरों पे गिरकर फुट फुट कर रो रहा था। रवि की बातें सुनकर सौम्या ने आगे बढ़कर रवि के हाथों को पकड़ा, उसे माफ कर दिया और फिर मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली। फिर सौम्या रवि की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी के बाद रवि ने सौम्या को इतना प्यार दिया कि सौम्या अपने शारीरिक दुख और तकलीफ को भूल गई और फिर सभी लोग खुशी खुशी से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, हम चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है और जोड़ा तो ऊपर वाले ही बनाते हैं। जिसके साथ जिसकी शादी लिखी होती है वह होकर ही रहती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।